बहुत ही ज्वलंत विषय को आपने उठाया है और आपके मन से सबसे पहले तो मैं आदरणीय ओमकारेश्वरानंद जी महाराज भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम समर्पित करूंगा। चारों पीठों को प्रणाम करता हूँ, चारों पीठों के शंकराचार्य भगवान को प्रणाम करता हूँ, उनके भक्त अनुयायियों सभी को मेरा नमन। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, मुझे लगता है भारत के इतिहास का नहीं, सबसे पहला। इसके पहले भी एक शंकराचार्य पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और ठीक उनके ऊपर ठीक बड़े बात, गंभीर आरोप लगे थे, बाद में वो आरोप गलत साबित हुए थे। ठीक बात, मेरी बात आ जाए। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सनातन के परिप्रेक्ष्य में हिंदुत्व को आधार बनाकर सत्ता में आने वाली सरकार ने साक्षात शिव के ऊपर ही एफआईआर करने का प्रयास किया है और जैसे गंभीर आरोपों में। विवेक जी, आप समझिए, आप सरकार के ऊपर आरोप लगे, लेकिन अखिलेश जी ने क्या बोला कि आजम खान के खिलाफ मुसलमान ही शिकायत करेगा, दीपक यादव के खिलाफ यादव ही शिकायत करेगा। वही ला रहा हूँ सर, वही ला रहा हूँ। देखिए, जब पहली बात तो ये कि देखिए, मैं तो इसको जो अपने नजरिए से देखता हूं, मैं तो फिर वही सी बात को रिपीट करूंगा कि पहली बार कलयुग साक्षात रूप से प्रबल है, सबल है। इसका ये उदाहरण वृत्तांत प्रस्तुत है कि शिव के ऊपर ही एफआईआर हो गई कलयुग के अंदर। एक चलिए ये भी कहने की, और सनातन की सरकार, सनातन की आड़ में धर्म की सरकार कही जाने वाली सरकार ने किया, ये भी एक दर्ज हो गया। दूसरी बात करते हैं जो आपने कही। हाँ, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। नहीं, एक मिनट विवेक जी, ये एफआईआर का आदेश तो पास्को अदालत, एडीजे पास्को ने दिया है, तो आप इसमें सरकार को कहां से पार्टी बना रहे हैं? ये ठीक है, लोग कह रहे हैं मनोज यादव सर, हमारे अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी पे जो एफआईआर हुई थी, उस एफआईआर के जो कंटेंट थे, उनको सुनने के बाद कोर्ट ने इतनी कठोर टिप्पणी की है सरकार पे कि अब अदालत भी क्या योगी जी चलाएंगे? ये टिप्पणी थी अदालत की। और जिस तरीके से मनोज यादव जी के ऊपर एफआईआर हुई और उसका पूरा प्रकरण चूंकि आपके संज्ञान में था, हम लोगों ने बराबर इस पे डिबेट की, चर्चा की, इस मुद्दे को हम उठाते रहे। आज क्या हुआ? उनको बेल ग्रांट कर दी कोर्ट ने। मामले के तथ्यों को स्पष्ट रूप से सरकार अपने पक्ष में रख ही नहीं पाई। तो ये हम क्यों ना कहें, पूर्व में भी ऐसी घटनाएं देखने मिली कि जो भी सरकार किससे सवाल पूछ रहा है उसमें फर्जी एफआईआर हो जा रही है, वो चाहे पत्रकार हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, समाज सेवी हो, कोई हो। अब आते हैं शंकराचार्य भगवान के मुद्दे पे। जो आरोपी बनाया जा रहा है इनको, और जिसके कहने पे, जिसको बड़ा दर्द है, जिसकी शिकायत है, आशुतोष पांडे उर्फ अश्विनी पुत्र राजेंद्र सिंह, निवासी रायजात ग्वान, थाना कांता, जिला शामली। आपको पता है इनकी 21 मामलों में इनके ऊपर एफआईआर है, 21 मामले, जिसमें मैं अभी देख रहा था 376, 7वें नंबर पे 376, 452, 504, 506 हाईकोर्ट प्रयागराज से स्टे है प्रपीड़ात्मक कार्रवाई न किए जाने के लिए। एनबीडब्ल्यू निरस्त, अग्रिम तिथि 2/9/19 लगी। ठीक है, 2/9/19 लगी थी इनकी लास्ट। अभी करंट स्टेटस इनका नहीं हमारे पास है। और इसी प्रकरण में अगर आप देखेंगे तो इनके ऊपर पुनः 376 एक मामले में और लगी है। कहने का मतलब इनके ऊपर स्वयं बलात्कार के आरोप है, गुंडा अधिनियम है, 3 यूपी गुंडा अधिनियम, गौवध अधिनियम है 16 नंबर पे 1175/12 की एफआईआर में 3/5 गौवध अधिनियम है, एंटी करप्शन एक्ट लगा हुआ है इनके ऊपर। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना है, जिसके ऊपर स्वयं इतने गंभीर मामलों में एफआईआर है, जो खुद हिस्ट्री शीटर है, आज उसका इस्तेमाल एक हथियार, राजनीतिक हथियार की तरह किया जा रहा है शंकराचार्य भगवान की छवि को बदनाम करने के लिए। सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमारा सनातन समाज क्यों ऐसे लोगों को संत स्वीकार करता है? 21 नंबर की एफआईआर जो इनकी है, 21वें नंबर पे 356/19, उसमें भी इनके ऊपर 376D लगा है। इतनी गंभीर धारा है 376D। ये संत है जिसका इतना बड़ा आपराधिक पृष्ठभूमि, जिसकी इतनी बड़ी आपराधिक इतिहास है, इसको हमारे लोग संत कहते हैं। वास्तविकता यह है कि आदरणीय जगतगुरु शंकराचार्य महाराज जी को जब रोकने का कोई उपाय न दिखा, तो उसी कुटिलता का प्रयोग किया गया है, जिस कुटिलता के माध्यम से आदतन सरकारें आवाजों को दबाती हैं। अब कोई और करता तो सीधा आरोप सरकार पे लगता। तो किसी छद्मवेशी को आगे कर दिया गया जो कि उसी प्रारूप का हो, और उसी प्रारूप का व्यक्ति आगे आकर के इनके ऊपर एफआईआर करता है। अब क्या होगा? अब बाहरी, अब आप सीधे, जैसे आपने मुझे टोका, सरकार का कहां रोल है भाई? बात तो सही है, आरोप तो एक संत लगा रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपकी बात जायज है, यही तो नैरेटिव है कि आरोप तो एक संत लगा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन की घटना बताई जा रही है, उस दिन शंकराचार्य भगवान कहां थे? ये सोचने वाली बात है। जिसका इतना बड़ा आपराधिक इतिहास है, वो संत बनकर खुलेआम मेलों में घूम रहा है, स्नान कर रहा है, मठाधीश बन के चल रहा है, प्रोटोकॉल ले रहा है, बड़े बड़े लोगों से मिल रहा है। और ऐसे लोगों को हमारा समाज संत अगर मानता है, तो मुझे लगता है कि वास्तव में
इस सरकार के आने के बाद सनातन का पतन शुरू हुआ है, सनातन का उत्थान नहीं हुआ है। अब नहीं, अपराधियों की आपके मदद तो अपराधी करेंगे, वो अपराधी अब किसी भी आपके वेश के हो। अब आप देखिए, अपराधियों की मदद अपराधी करते हैं, चाहे वो किसी भी वेश के हो। तो बात किस आप अपराधी की सही मदद, ये अपराधी किस अपराधी की मदद कर रहा है, ये तो ये जाने और वो अपराधी जाने, जिनके बीच में। मैं तो कह रहा हूं इनकी सीडीआर निकाली जाए, इनकी भी सीडीआर निकाली जाए, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। अब देखिए, यहाँ पे एक टेक्निकल बात आई है, इस टेक्निकल बात का आना आपके मंच पे बहुत जरूरी है। आज जो ये मामला आया है, जिसमें कि वादी आशुतोष ब्रह्मचारी ने 2 बच्चों को कोर्ट के सामने पेश किया, जिनके 164 के बयान हुए, उसमें सबसे बड़ी बात है कि एक ही मामले में 2 अलग हलफनामे दिए जाने का आरोप शंकराचार्य भगवान के वकील ने लगाए हैं, जिसमें एक को आरोप स्वीकार किया गया, दूसरे में उस आरोप को नकारा गया है। तो ये कोर्ट को तय करना था कि कौन सा बयान स्वैच्छिक और सत्य मानती है। तभी कोर्ट ने, जो आपने एक बात कही कि कोर्ट ने एक टिप्पणी की, हम सिर्फ एफआईआर का आदेश दे रहे हैं, जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक ही मामले में 2 हलफनामे। उसमें लिखा है कि वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन द मेरिट ऑफ द केस, वी वांट ए थॉरो एंड प्रॉपर एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। ये इसीलिए कहा गया क्योंकि एक ही मामले में 2 एफिडेविट फाइल करने का, क्योंकि पॉक्सो का मामला है तो एफिडेविट के साथ जाएगा। एफिडेविट फाइल करने का मतलब ये, अगर आपने घटना एक बार स्वीकार कर ली तो उसकी स्वीकार्यता के एफिडेविट के साथ आप देंगे कोर्ट को बयान अपना, और अगर आपने उसको डिनाई किया, उसमें चेंजेस किया, इसका मतलब कि आपके बयान में कॉन्ट्रडिक्शन है, और कॉन्ट्रडिक्शन है तो डेफिनेटली आपका बयान संदिग्ध हो गया, आरोप संदिग्ध हो गए। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि हमको स्पष्ट जांच, फेयर, क्लीन एंड फेयर जांच की जो बात आ रही है बार बार, कोर्ट भी जानती है। देखिए, कोर्ट पूरे मंतव्यों को जानती है। जज के सामने जब मामला आता है ना, तो जज उसी समय जान जाता है कि ये मामला कितना सत्य है। और इस समय जो टाइमिंग है, जो प्रारूप तैयार हुआ है पूरी घटना का, ये केवल और केवल शंकराचार्य भगवान को 11 मार्च को लखनऊ पहुंचने से रोकने, वो लगातार जो प्रखर मुखर होकर के सरकार को घेर रहे थे उसके खिलाफ, और जो 40 दिन का समय उन्होंने योगी जी को दिया था अपने आप को हिंदू साबित करने का, हो सकता है कि उन मंतव्यों से ध्यान भटकाने के लिए उत्प्रेरण का मामला बनाने का प्रयास किया गया हो कि शंकराचार्य भगवान पे दबाव बना लेंगे। मैं तो आपके मन से इस समय चारों पीठों को आवाहन करूंगा हाथ जोड़कर कि चारों पीठ एक साथ आकर के इस समय भगवान शंकराचार्य के धर्म अस्मिता पीठों की रक्षा, पीठों की मर्यादा का मान सम्मान के रक्षा के लिए चारों पीठ और उनके सारे जितने भी अनुयायी हैं, सब एक साथ आकर के इसका घोर विरोध प्रदर्शित करें। क्योंकि ये पूरी तरह एक अपराधी जो जेल के पीछे होना चाहिए था, आज वो खुलेआम दूसरों पे आरोप लगा रहा है। ये आश्चर्य की बात है। इसको किसने संत समाज में एंट्री दी? मेरी बात सुनिए, मैं देखिए विवेक जी, मैंने जज साहब का जजमेंट पूरा पढ़ा है। उन्होंने ये कहा है कि एफआईआर कीजिए, जांच कीजिए आरोपित की। उन्होंने केस की मेरिट पे कुछ नहीं बोला है। ये तो जांच के बाद जब पुलिस फेयर एंड फेयर सबूत पेश करेगी, उसके बाद में जब मुकदमा चलेगा कि भाई दोषी कि नहीं दोषी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। स्वामी अमृतेश्वरानंद योगी सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, और अब से कुछ दिन पहले उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन दी गई थी, और वो भी एक स्वामी जी ने दी थी। स्वामी जी रामभद्राचार्य जो हैं गुरुजी, उनके शिष्य थे, मगर आरोप बड़े घिनौने लगे थे। क्योंकि यूट्यूब की अपनी सीमाएं, इसलिए बहुत सी चीज हम नहीं बता सकते, लेकिन नाबालिग के साथ शोषण का आरोप लगा था। इस मामले में सुनवाई हुई थी इलाहाबाद के एडीजे कोर्ट में, पास्को कोर्ट में 13 फरवरी को, और आज फैसला सुनाया गया। और झूंसी थाने को निर्देश दिया गया है कि इस मामले में पास्को एक्ट में स्वामी जी और उनके एक शिष्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन जज ने बहुत साफ साफ कई चीजें लिखी हैं कि बड़ी फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सिर्फ हमने एफआईआर का आदेश दिया है, केस की मेरिट पे कोई सवाल, कोई जजमेंट उन्होंने नहीं दिया। स्वामी अमृतेश्वरानंद को योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य नहीं मानते हैं, और स्वामी जी योगी जी के योगी होने पर सवाल उठाते हैं। आज सुबह तो यहां तक चर्चा हो रही थी कि आज वो से एक पोस्टर लगाएंगे अपने आगे, कौन व्यक्ति जो है वो गौ माता के साथ है और कौन जो है दूसरों के साथ है। अब
ये जो पहले खबर आई, इसको मीडिया में पहले कहा कि हाई कोर्ट का आदेश, थोड़ा कंफ्यूजन रहा। और आजकल तो खबर ब्रेक करने की जल्दबाजी, आपाधापी में फिर जैसे मीडिया रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि एडीजे, हमने कहा एडीजे कहां से हाई कोर्ट में फैसला लेगा, लेकिन बाद में क्लियर हुआ। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए दो विद्वान लोग हैं, एक विवेक तिवारी जी और दूसरे आशीष जी, आशीष तिवारी, विवेक पांडे और आशीष तिवारी जी। तो आप दोनों लोगों से सवाल है, पहला सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुलकर बोलना भारी पड़ गया शंकराचार्य को? क्योंकि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने स्वामी जी के खिलाफ नाबालिगों के शोषण का आरोप लगाया है, उसके बारे में पता चला कि वो एक बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर है। और उसके बाद जिस तरह से उसने बयान जारी किया है, उस बयान की एक लाइन मैं सुन के दंग रह गया कि अब पता चलेगा जब कॉल रिकॉर्ड देखा जाएगा अखिलेश यादव का और डिप्टी सीएम साहब का, कि वो लोग कितनी बार शंकराचार्य जी से बात करते हैं। तो सर आशीष जी आप बताइए, ऐसा क्या हो गया भाई कि जो भी योगी जी खिलाफ कुछ बोलेगा कहीं ना कहीं से, और एक बड़ा अच्छा तरीका इस सरकार में आ गया है। आजम खान के खिलाफ मुसलमान मुकदमा कराया, दीपक यादव के खिलाफ एक यादव ने मुकदमा कराया, और शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप एक महात्मा जी ने लगाया। बड़ी अच्छी, मतलब ये कल अखिलेश जी झांसी में कह रहे थे कि हम लोग को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रही है भाजपा। जी, धन्यवाद सर अपनी चर्चा में शामिल करने के लिए। और देखिए, आज का जो ये केस हुआ है, ये बड़ा पीड़ा देने वाला है, क्योंकि ये कुठाराघात कोई राजनीति पर नहीं है, ये कुठाराघात कोई व्यवसायिक चीजों पर नहीं है। ये हम सबकी आस्था का जो केंद्र है सनातन, ये सनातन के ऊपर एक बहुत बड़ा ये आरोप है। और हालांकि न्यायालय में सिद्ध होगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये इस तरीके के आरोप लगना ही अपने आप में सनातन को, धर्म को ये क्षीण करने का काम है। और इसमें एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि जैसे कि आपने कहा कि क्या योगी आदित्यनाथ जी को कुछ कहना, मुझे नहीं लगता, चूंकि मैं बिल्कुल बहुत संयमित बात आपसे करूंगा। ये स्वामी है कोई ब्रह्मचारी आशुतोष करके इनका नाम है, जो याचिका करता है। और इन्होंने जिस तरीके की याचिका डाली है, वो याचिका अपने आप में एक इतना बड़ा प्रश्न है जो समझ के बाहर है। नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों करा गया, किस कारण से करा गया। कारण तो बाद में खुलेंगे, पता भी चलेगा कि क्या हुआ है, लेकिन फिलहाल इसको अभी हम किसी पार्टी से न जोड़ते हुए, किसी व्यक्ति से न जोड़ते हुए, जो केस है हम खाली केस पर ही बात करते हैं कि जो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने ये इतना बड़ा पाप किया है कि जो हमारे धर्म की सबसे बड़ी पदवी है शंकराचार्य की, उस शंकराचार्य की पदवी पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाने का दुस्साहस करा है। और ये बिल्कुल भी क्षमा के काबिल नहीं होगा। मुझे पता है कि 100% नहीं, 1000% ये सारे आरोप निरर्थक निकलेंगे, निराधार निकलेंगे। हालांकि मामला कोर्ट में है, तो बहुत ज्यादा तो इस पर नहीं, लेकिन हाँ, जहां तक मैं एक सनातनी हूँ, सनातनी होने के नाते मुझे पता है कि इस तरीके की जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निरर्थक ही साबित होंगे। और इसके पीछे क्या मंशा है और किसकी मंशा है, ये भी पता चलेगा। फिलहाल आशुतोष ब्रह्मचारी वो खुद, जैसा कि बताया जा रहा है कि स्वयं भी एक हिस्ट्री शीटर रहे हैं, उनका भी जो आपराधिक पूरा निकाला जा रहा है कि वो खुद भी बहुत बड़े अपराधी रहे हैं, आपराधिक कृत्यों में शामिल रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं सनातन को की छवि को इससे धक्का लग रहा है। और पूरे विश्व में जो सनातन के विरोधी लोग हैं, उनको एक मौका जरूर मिल रहा है सनातन पर प्रहार करने का। और वो अब बात बात में इस केस को जरूर लाएंगे कि आपके यहाँ तो शंकराचार्य ऐसे होते हैं, और उनके ऊपर, हालांकि
आरोप है, आरोप का मतलब दोष सिद्ध नहीं होता है। आरोप तो किसी के ऊपर कोई लगा दे, मेरे ऊपर लगा दे, आपके ऊपर लगा दे, विवेक जी के ऊपर लगा दे, आरोप का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये जो हुआ है, ये निश्चित तौर पर जिसकी इसकी निंदा करी जाए, जितनी भर्त्सना करी जाए उतनी कम है। और आशुतोष ब्रह्मचारी जी, इनको तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये माफ करने के काबिल हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ये घटना का उल्लेख करा है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं जब से ये खबर आई है, मैं बड़ा बेचैन हूं सर, आपको बताऊं। मैं बहुत परेशान सा हो गया हूं, क्योंकि इस तरीके की घटना होने के बाद में मन बड़ा विचलित हो रहा है। और मुझे पता है इसके दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक परिणाम है। और मुझे नहीं पता है कि ब्रह्मचारी जी जो हैं, उन्होंने उनकी क्या अपनी पर्सनल दुश्मनी है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये जब ये बच्चों के साथ में ऐसी घटना हुई तो बच्चों ने आकर मुझे बताया। मुझे नहीं लगता है कि वो बच्चे जो शंकराचार्य जी के ऊपर पुलिस से लड़ जाएं उनके लिए, और अपनी जान की परवाह करें और वो मार खाएं, रौंदे जाएं, और वो बटुक जो हैं वो ऐसी घटना की शिकायत करने इनके पास गए, इस तरीके की जो बातें आ रही हैं, बड़ा निंदनीय है। आज पूरे सनातनियों के बीच बड़ा रोष है, दुख है। और ये घटना बहुत परेशान करने वाली है। बस मैं इतना ही कहूंगा जी। विवेक जी, ये जो एक उनका एक इंटरव्यू है, चूंकि मैं कॉपीराइट का मामला मैं आपको सुना नहीं सकता हूं, जी जी उसमें उन्होंने कहा कि अब आए अखिलेश यादव पर तंज कस रहे थे कि आप तो एक ऐसे आदमी को बार बार पूजनीय बता रहे हैं जो कि जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगे। आरोप तो बड़े गंभीर हैं, और अगर कॉल रिकॉर्डिंग निकल जाएगी तो पता चल जाएगा कि अमृतेश्वरानंद को, उनका कहने का मतलब ये था कि अखिलेश यादव और एक डिप्टी सीएम का नाम ले रहे थे। किस डिप्टी सीएम का ये क्लियर नहीं हुआ, कि ये दोनों लोग फोन पे लगातार टच में थे और उनको बार बार धरना प्रदर्शन के लिए कर रहे थे। और जो मुझे मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ा ध्यान से कि जी ये जब आरोप लगे उस दौरान तो शंकराचार्य जी धरने पर बैठे थे पुलिस के खिलाफ माघ मेले में। तो उस टाइम देखिए तो टाइम सर, की बहुत ही ज्वलंत विषय को आपने उठाया है, और आपके मन से सबसे पहले तो मैं आदरणीय अमृतेश्वरानंद जी महाराज भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम समर्पित करूंगा। चारों पीठों को प्रणाम करता हूँ, चारों पीठों के शंकराचार्य भगवान को प्रणाम करता हूँ, उनके भक्त अनुयायियों सभी को मेरा नमन। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, मुझे लगता है भारत के इतिहास का नहीं, सबसे पहला। इसके पहले भी एक शंकराचार्य पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, और ठीक उनके ऊपर ठीक बड़े बात, गंभीर आरोप लगे थे। बाद में वो आरोप गलत साबित हुए थे। ठीक बात, मेरी बात आ जाए। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सनातन के परिप्रेक्ष्य में हिंदुत्व को आधार बनाकर सत्ता में आने वाली सरकार ने साक्षात शिव के ऊपर ही एफआईआर करने का प्रयास किया है, और नहीं जैसे नहीं, देखिए गंभीर आरोपों में। विवेक जी, आप समझिए, आप सरकार के ऊपर आरोप लगे, लेकिन अखिलेश जी ने क्या बोला कि आजम खान के खिलाफ मुसलमान ही शिकायत करेगा, दीपक यादव के खिलाफ यादव ही शिकायत वही करेगा। वही ला रहा हूं सर, वही ला रहा हूं। हाँ, देखिए, जब पहली बात तो ये कि देखिए, मैं तो इसको जो अपने नजरिए से देखता हूं, मैं तो फिर वही सी बात को रिपीट करूंगा कि पहली बार कलयुग साक्षात रूप से प्रबल है, सबल है। इसका ये उदाहरण वृत्तांत प्रस्तुत है कि शिव के ऊपर ही एफआईआर हो गई कलयुग के अंदर। एक चलिए ये भी कहने की, और सनातन की सरकार, सनातन की आड़ में धर्म की सरकार कही जाने वाली सरकार ने किया, अरे ये भी एक दर्ज हो गया। दूसरी बात पे विवेक आते हैं जी, जो आपने कही। हाँ, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। मैं नहीं, एक मिनट विवेक जी, ये एफआईआर का आदेश तो पास्को अदालत, एडीजे पास्को ने दिया है, तो आप इसमें सरकार को कहां से पार्टी बना रहे हैं? ये ठीक है, लोग कह रहे हैं कि मनोज योगी यादव आदित्य। सर, हमारे अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी पे जो एफआईआर हुई थी, उस एफआईआर के जो कंटेंट थे, उनको सुनने के बाद कोर्ट ने इतनी कठोर टिप्पणी की है सरकार पे कि अब अदालत भी क्या योगी जी चलाएंगे। ये टिप्पणी थी अदालत की। और जिस तरीके से मनोज यादव जी के ऊपर एफआईआर हुई, और उसका पूरा प्रकरण चूंकि आपके संज्ञान में था, हम लोगों ने बराबर इस पे डिबेट की, चर्चा की, इस मुद्दे को हम उठाते रहे। आज क्या हुआ, उनको बेल ग्रांट कर दी कोर्ट ने। मामले के तथ्यों को स्पष्ट रूप से सरकार अपने पक्ष में रख ही नहीं पाई। तो ये हम क्यों ना कहें, पूर्व में भी ऐसी घटनाएं देखने मिली कि जो भी सरकार किससे सवाल पूछ रहा है उस पर फर्जी एफआईआर हो जा रही है, वो चाहे पत्रकार हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, समाज सेवी हो, कोई हो। अब आते हैं शंकराचार्य भगवान के मुद्दे पे। जो आरोपी बनाया जा रहा है इनको, और जिसके कहने पे, जिसको बड़ा दर्द है, जिसकी शिकायत है,
आशुतोष पांडे उर्फ अश्विनी पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी रायजात ग्वान थाना कांता जिला शामली। आपको पता है इनकी 21 मामलों में इनके ऊपर एफआईआर है, 21 मामले, जिसमें मैं अभी देख रहा था 376, 7वें नंबर पे 376, 452, 504, 506 हाईकोर्ट प्रयागराज से स्टे है प्रपीड़ात्मक कार्रवाई न किए जाने के लिए। एनबीडब्ल्यू निरस्त, अग्रिम तिथि 2/9/19 लगी, ठीक है, 2/9/19 लगी थी इनकी लास्ट। अभी करंट स्टेटस इनका नहीं हमारे पास है। और इसी प्रकरण में अगर आप देखेंगे तो इनके ऊपर पुनः 376 एक मामले में और लगी है। कहने का मतलब इनके ऊपर स्वयं बलात्कार के आरोप है, गुंडा अधिनियम है, 3 यूपी गुंडा अधिनियम, गौवध अधिनियम है 16 नंबर पे 1175/12 की एफआईआर में 3/5 गौवध अधिनियम है, एंटी करप्शन एक्ट लगा हुआ है इनके ऊपर। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना है, जिसके ऊपर स्वयं इतने गंभीर मामलों में एफआईआर है, जो खुद हिस्ट्री शीटर है, आज उसका इस्तेमाल एक हथियार, राजनीतिक हथियार की तरह किया जा रहा है शंकराचार्य भगवान की छवि को बदनाम करने के लिए। सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमारा सनातन समाज क्यों ऐसे लोगों को संत स्वीकार करता है? 21 नंबर की एफआईआर जो इनकी है, 21वें नंबर पे 356/19, उसमें भी इनके ऊपर 376D लगा है। इतनी गंभीर धारा है 376D। ये संत है जिसका इतना बड़ा आपराधिक पृष्ठभूमि, जिसकी इतनी बड़ी आपराधिक इतिहास है, इसको हमारे लोग संत कहते हैं। वास्तविकता यह है कि आदरणीय जगतगुरु शंकराचार्य महाराज जी को जब रोकने का कोई उपाय ना दिखा तो उसी कुटिलता का प्रयोग किया गया है, जिस कुटिलता के माध्यम से आदतन सरकारें आवाजों को दबाती हैं। अब कोई और करता तो सीधा आरोप सरकार पे लगता, तो किसी छद्मवेशी को आगे कर दिया गया जो कि उसी प्रारूप का हो, और उसी प्रारूप का व्यक्ति आगे आकर के इनके ऊपर एफआईआर करता है। अब क्या होगा? अब बाहरी, अब आप सीधे, जैसे आपने मुझे टोका, सरकार का कहां रोल है? भाई बात तो सही है, आरोप तो एक संत लगा रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपकी बात जायज है, यही तो नैरेटिव है कि आरोप तो एक संत लगा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन की घटना बताई जा रही है उस दिन शंकराचार्य भगवान कहां थे? ये सोचने वाली बात है। जिसका इतना बड़ा आपराधिक इतिहास है, वो संत बनकर खुलेआम मेलों में घूम रहा है, स्नान कर रहा है, मठाधीश बन के चल रहा है, प्रोटोकॉल ले रहा है, बड़े बड़े लोगों से मिल रहा है, और ऐसे लोगों को हमारा समाज संत अगर मानता है तो मुझे लगता है कि वास्तव में इस सरकार के आने के बाद सनातन का पतन शुरू हुआ है, सनातन का उत्थान नहीं हुआ है। अब अपराधियों की मदद तो अपराधी करेंगे, वो अपराधी किसी भी वेश के हो। अब आप देखिए, अपराधियों की मदद अपराधी करते हैं, चाहे वो किसी भी वेश के हो। तो किस अपराधी की मदद ये अपराधी किस अपराधी की मदद कर रहा है, ये तो ये जाने और वो अपराधी जाने। जिनके बीच में, मैं तो कह रहा हूं इनकी सीडीआर निकाली जाए, इनकी भी सीडीआर निकाली जाए, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे एक टेक्निकल बात आई है, इस टेक्निकल बात का आना आपके मंच पे बहुत जरूरी है। आज जो ये मामला आया है जिसमें कि वादी आशुतोष ब्रह्मचारी ने 2 बच्चों को कोर्ट के सामने पेश किया, जिनके 164 के बयान हुए, उसमें सबसे बड़ी बात है कि एक ही मामले में 2 अलग हलफनामे दिए जाने का आरोप शंकराचार्य भगवान के वकील ने लगाए हैं, जिसमें एक को आरोप स्वीकार किया गया, दूसरे में उस आरोप को नकारा गया है। तो ये कोर्ट को तय करना था कि कौन सा बयान स्वैच्छिक और सत्य मानती है। तभी कोर्ट ने, जो आपने एक बात कही कि कोर्ट ने एक टिप्पणी की, हम सिर्फ एफआईआर का आदेश दे रहे हैं, जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक ही मामले में 2 हलफनामे। उसमें लिखा है कि वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन द मेरिट ऑफ द केस, वी वांट ए थॉरो एंड प्रॉपर एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। ये इसीलिए कहा गया क्योंकि एक ही मामले में 2 एफिडेविट फाइल करने का, क्योंकि पॉक्सो का मामला है तो एफिडेविट के साथ जाएगा। एफिडेविट फाइल करने का मतलब ये, अगर आपने घटना एक बार स्वीकार कर ली तो उसकी स्वीकार्यता के एफिडेविट के साथ आप देंगे कोर्ट को बयान अपना, और अगर आपने उसको डिनाई किया, उसमें चेंजेस किया, इसका मतलब कि आपके बयान में कॉन्ट्राडिक्शन है, और कॉन्ट्राडिक्शन है तो डेफिनेटली आपका बयान संदिग्ध हो गया, आरोप संदिग्ध हो गए। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि हमको स्पष्ट जांच, फेयर, क्लीन एंड फेयर जांच की जो बात आ रही है बार बार, कोर्ट भी जानती है। देखिए कोर्ट पूरे मंतव्यों को जानती है। जज के सामने जब मामला आता है ना, तो जज उसी समय जान जाता है कि ये मामला कितना सत्य है। और इस समय जो टाइमिंग है, जो प्रारूप तैयार हुआ है पूरी घटना का, ये केवल और केवल शंकराचार्य भगवान को 11 मार्च को लखनऊ पहुंचने से रोकने, वो लगातार जो प्रखर मुखर होकर के सरकार को घेर रहे थे उसके खिलाफ, और जो 40 दिन का समय उन्होंने योगी जी को दिया था अपने आप को हिंदू साबित करने का, हो सकता है कि उन मंतव्यों से ध्यान भटकाने के लिए उत्प्रेरण का मामला बनाने का प्रयास किया गया हो कि शंकराचार्य भगवान पे दबाव बना लेंगे। मैं तो आपके मन से इस समय चारों पीठों को आह्वान करूंगा हाथ जोड़कर कि चारों पीठ एक साथ आकर के इस समय भगवान शंकराचार्य के धर्म अस्मिता पीठों की रक्षा, पीठों की मर्यादा का, मान सम्मान के रक्षा के लिए चारों पीठ और उनके सारे जितने भी अनुयायी हैं सब एक साथ
आकर के इसका घोर विरोध प्रदर्शित करें, क्योंकि ये पूरी तरह एक अपराधी जो जेल के पीछे होना चाहिए था, आज वो खुलेआम दूसरों पे आरोप लगा रहा है। ये आश्चर्य की बात है। इसको किसने संत समाज में एंट्री दी? मेरी बात सुनिए, मैं देखिए विवेक जी, मैंने जज साहब का जजमेंट पूरा पढ़ा है। उन्होंने ये कहा है कि एफआईआर कीजिए, जांच कीजिए आरोपी की। उन्होंने केस की मेरिट पे कुछ नहीं बोला है। ये तो जांच के बाद जब पुलिस फेयर एंड फेयर सबूत पेश करेगी, उसके बाद में जब मुकदमा चलेगा कि भाई दोषी कि नहीं दोषी है। आशीष जी, मेरा सवाल ये है कि अमितेश्वर रंग जी ने मीडिया से बात की और बड़ा खुलकर बोले। आज भी उन्होंने योगी जी पर हमला बोलने का मतलब अवसर नहीं चुका उनका। उन्होंने कहा मैं योगी आदित्यनाथ थोड़ी हूं कि अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस ले लूंगा। और उन्होंने खुद कहा कि इस मुकदमे की जांच हो, जल्द से जल्द हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और उन्होंने बोला कि ये बात जरूर बोली कि जिसने एफआईआर कराई उसका बैकग्राउंड आप लोग समझ लीजिए, वो किसका शिष्य ये समझ लीजिए। तो क्या माना जाए? ये बार बार योगी जी को जो कहा जाता है कि उन्होंने अपने ऊपर मुकदमे वापस किए हैं, इसका तंज भी योगी जी को सहना पड़ रहा है। हाँ, देखिए, मुझे सर सबसे पहली बात तो ये लगती है कि किसी भी मुद्दे को हम राजनीतिक ना बनाएं, जब तक कि उसमें राजनीतिक संलिप्तता आपको दिख ना जाए। कहीं अरे से अगर बिल्कुल राजनीतिक अरे मेरी बात सुनिए, राजनीतिक मुद्दा कैसे नहीं है भाई? आप योगी जी कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य कोई हर आदमी अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता है। और खुद योगी जी के मठ का एक वीडियो वायरल है जिसमें 2024 में वो गए, बोले कि ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य महोदय आज आए थे। तो राजनीति तो हो ही रही है। अब इसमें कहा अब आप कहिएगा कि राजनीति नहीं हो रही है? ये तो शुद्ध नहीं, राजनीति हो रही है। 2 अप्रैल बिल्कुल सही 2024 को सही बात। 8:30 बजे ये हाँ? देखिए गोरखनाथ मठ ने ये अपलोड किया है। ये वीडियो अब है कैसे बीबी गोरखनाथ मंदिर। विवेक जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना, अखिलेश यादव मैं शंकराचार्य जी के पक्ष में खड़े हैं। सत्ताधारी पार्टी के जो नेता है, उत्तर प्रदेश के नेता है, वो मुखिया, वो कह रहे कोई शंकराचार्य ही नहीं है। तो राजनीति तो हो ही रही है। तो सर उनका मंदिर हाँ, कैसे बिल्कुल शंकराचार्य बता रहा है? यही बिल्कुल तो सवाल है। यही तो सवाल बिल्कुल, है। देखिए अब आशीष जी, अब आप बताइए, अब आप जो बोल रहे हैं कि जी, इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। हाँ, देखिए, मैंने बोला कि जो ये आरोप लगाए गए हैं इनके ऊपर हम्म, छोटे बच्चों के साथ में हम्म, कुकृत्य करने के, जो पास्को एक्ट के अंतर्गत आता है, मैं उस मामले की बात कर रहा हूँ। बाकी तो जो राजनीति चल रही है वो तो पूरी दुनिया देख रही है, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर इस तरीके के कोई भी आरोप जो इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, उसको राजनीतिक तौर पर हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसमें राजनीति करने लगे तो फिर समाज में जो एक गंभीरता है सनातन के प्रति, क्योंकि अभी तक तो जो राजनीति चल रही वो सब हम देख रहे हैं, और वो चल रही है, और दोनों तरफ से वो बाबर की औलाद बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये दूसरी चीज है। तो वो चल रहा है, वो दोनों तरफ से मर्यादाएं शील सब भंग हो रहा है, वो दिख रहा है। लेकिन अब हद हो रही है, क्योंकि ये जो जो इनके ऊपर आरोप लगाए दिए गए हैं, ये आरोप शायद वो उस राजनीति से बहुत ज्यादा ऊपर बढ़कर है। और लगाने वाला जो भी आशुतोष ब्रह्मचारी जी हैं, वो मतलब वो गले से नहीं उतर रहा है कि इस तरीके अच्छा के एक बात वो बताइए आरोप जो आशुतोष जी, लगा। अगर कोई अपराधी है, इसका आशीष मतलब जी, कि वो किसी दूसरे अपराध का जिक्र नहीं कर सकता कि चूंकि वो अपराध, पहली बात तो हिंदुस्तान का जो कानून है उसमें ये कहता है कि मुकदमा दर्ज होने से कोई अपराधी होता नहीं है। अपराधी तब होता है जब कोर्ट उसको दोषी मान के सजा देती है। यही है बिल्कुल ना कानून, जितना मैंने बिल्कुल पढ़ा है। क्यों, आप दोनों लोग बताइए बिल्कुल। विवेक जी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, अब बिल्कुल सही आप लोग बात कह रहे हैं कि भाई आशुतोष जी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उनको सजा तो नहीं हुई है ना। है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है उनके खिलाफ, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ना आशुतोष जी के ऊपर दर्ज मुकदमों की बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी अन्य राजनीतिक पहलुओं की बात कर रहा हूँ। मैं आज उस चीज की बात कर रहा हूँ जिसके अंतर्गत शंकराचार्य जी के ऊपर इतने बड़े और घिनौने आरोप लगाए गए। ये चिंता का विषय, ये सनातनियों की चिंता। आज यहाँ पर कोई राजनीतिक बात मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा करना, कि नहीं राजनीति से जोड़ दो इसको, और सिर्फ अंदेशा और अपने सोच के आधार पे कि नहीं ये नहीं भाई ऐसा हो रहा है आशीष जी, इसलिए। लेकिन सोशल मीडिया पे तो लोग लिख रहे हैं ना
सोशल मीडिया पे तो बहुत कि कुछ तो लिखा जाता है। सोशल शंकराचार्य मीडिया जो है अवमुक्तेश्वरानंद सनातन के विरोधी हैं, और भाई उनको यही साबित किया भाई। तो योगी जी ने उनको कालनेमी कहा, उन्होंने योगी जी को कालनेमी कहा। नहीं नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए मैं आज उधर जाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे आप बार बार उधर खींचने की मैंने कोशिश कर रहे मैं भाई हैं। योगी जी भाई ने ये योगी जी इस ने देश देखिए, इस वक्त ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। योगी इस जी ने वक्त कालनेमी किसी का नाम लेकर नहीं कहा है। पहली चीज, ठीक है, नाम नहीं लिया योगी जी ने। लेकिन योगी जी को बाबर की औलाद कहा गया, मतलब उनके माँ बाप को बाबर कहा गया, उनके माँ बाप को मुगल कहा गया, मुसलमान कहा गया। ये देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं राजनीति की ओर नहीं जाना चाहता हूँ आज, क्योंकि ये राजनीतिक विषय नहीं है, और अगर ये राजनीति की ओर जाएगा तो फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा मामला। मैं आज उस घटना से दुखी हूँ कि हमारे शीर्ष पदवी पर बैठे हुए शंकराचार्य के ऊपर इस तरीके के घिनौने आरोप लगाने की दुस्साहस करा गया। मैं उधर पे हूँ। मैं बाकी राजनीति में आ जाएंगे तो राजनीति में फिर बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ जो सोशल मीडिया पे जैसे आप कह रहे हो कि लिखा जा रहा है, सोशल मीडिया पे सर बहुत चीजें लिखी जाती। सोशल मीडिया तो एक ऐसा खुला प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पर जिसका जो मन करता है जवान से वो बोल देता है, जो हाथ से टाइप करना हुआ वो लिख देता है। लेकिन उसकी कोई महत्ता नहीं है। सोशल मीडिया कोई कोर्ट नहीं है, जज नहीं है, न्यायालय नहीं है। वहां तो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, कुछ भी लिख दो आप। भगवान राम को काल्पनिक लिख देते हैं, गालियां देते हैं, कहते हैं कि वो कुछ उठा ही नहीं, कितना मनुवाद के ऊपर कितना गंदा गंदा लिखा, जाने क्या क्या लिखा। तो उसको हम कहाँ तक उसको बात करेंगे। बात मैं फिर कह रहा हूँ, आज बात राजनीतिक नहीं है, आज बात उस पीड़ा की है कि हमारे शंकराचार्य की पदवी पर बैठे हुए व्यक्ति, उनके ऊपर कोई आरोप लगाया जा रहा है, उस आरोप की निंदा है। उस आरोप से आज हृदय जो है वो तड़प गया है। बड़ा हृदय विदारक चीज है ये, क्योंकि आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में हमको इसका दुष्परिणाम भी झेलना पड़ेगा। जो विद्रोही हैं, जो सनातन द्रोही लोग हैं, वो इस मुद्दे को उठाकर हमको कल क्या कहने वाले हैं, हमें तो उस चीज का भी डर है। हमारे सनातनियों को, हमारे जो लोग भगवानों की पूजा करते हैं, उनको क्या कहा जाएगा शंकराचार्य जी का नाम ले लेकर। आज आशुतोष ब्रह्मचारी जी का अपना जो भी पर्सनल उनसे ग्रजेस रहे हो, लेकिन उसकी वजह से उन्होंने ये जो कदम उठाया है, निश्चित तौर पर ये बहुत असहनीय पीड़ा है। ये नहीं होना चाहिए था। इसका बिल्कुल कट्टर विरोध होना चाहिए। और जैसा कि विवेक जी ने भी कहा कि आज पूरे देश के सनातनियों को एक कटघरे में खड़ा हो जाना चाहिए था, जबकि मैं देख रहा हूं कि आज हालत दूसरी हो गई है। यहाँ दो खेमे बट गए, और सारे चैनल्स पे मैं डिबेट भी देख रहा हूँ, जहां पर चार साधु संत आकर गलत बोल रहे हैं, और चार साधु संत आकर समर्थन में हैं, और अच्छा, चार मुझे एक बात बताऊं आशीष जी, जी ये भारतीय जनता पार्टी ने पहले हिंदू बनाम मुस्लिम किया। कैसे? नहीं तो भाई आप 80 भाई ये कहते थे ना कि भाई क्या कहते थे, मोदी जी क्या कहते थे क्या जब कहते हैं? 80-20 विवेक 80-20 का नारा देते थे। नहीं, विवेक नहीं, पांडे मोदी जी जिस ने तो पार्टी के नहीं दिया प्रवक्ता, 80-20। नहीं मोदी जी ने क्या बोला, विवेक पांडे की जब पार्टी की जब सरकार थी 2012 से 17, कि हर गांव में कब्रिस्तान बनेगा, शमशान नहीं बनेगा। कब्रिस्तान शमशान का मुद्दा कौन लेके आया? कौन लेके आया भाई? आप बताइए फिर। अच्छा आप चलिए, बताइए। राजनीति हो जाए, थोड़ी देर हाँ, राजनीति करते हैं। नहीं थोड़ी नहीं, देर। आप बताइए ना। तो ये हाँ, मैं सवाल बताता उठता हूँ। है कि हाँ, अब क्या बिल्कुल हुआ? उठेगा। अब उसके बिल्कुल बाद उठेगा। अब ये बांट रहे हैं, तो बांटना तो नहीं उनकी नहीं शुरू से सर, फितरत रही है। जहाँ जब जब सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए पैसे दिए जाएंगे, तो फिर वो अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो हम हिंदुओं की बात करेंगे। अब हम हिंदुओं की बात कर दे तो हम हिंदू मुस्लिम हो गए। ये तो बात ठीक नहीं है सर। नहीं नहीं, हम बात तो मैं ये हिंदुओं की कह रहा हूं बात कि जो करेंगे। जो जो पहले उसने अपने फायदे के लिए हिंदू बनाम मुस्लिम किया, अब जातियों किसने? का संघर्ष दिख रहा है। पीडीए जातियों का संघर्ष है सर। नहीं भारतीय नहीं जनता साहब, पार्टी सबका साथ अभी सबका अभी विकास की बात आशुतोष करती अभी है। अभी आशुतोष महाराज जी का पूरा नाम पढ़ा था कि कहाँ क्या नाम है उनका हाँ, पांडे जी और हैं। किसकी है? हाँ, पांडे जी हैं। आशुतोष महाराज जी पांडे जी हैं। हाँ, पांडे हैं। अब बताइए, आप फंस गए। जरा तभी मैं कह रहा जरा हूँ राजनीति मत करिए राहुल आज। जी, राहुल जी आशुतोष महाराज जी का पूरा नाम आप पढ़िए। विवेक जी, हाँ विवेक जी, हाँ विवेक जी, पढ़ दीजिए आशुतोष भाई। महाराज। एक मिनट मैं निकाल रहा हूँ, मैं क्योंकि मैंने मैं खोला था इन्हीं तो के मुंह इधर से उधर सुनना देखा। चाहता हूँ।
और वो ये तो सही। पांडे जी के बेटे हैं कि उपाध्याय जी के बेटे हैं? नहीं, ये उपाध्याय हैं। ये तो उपाध्याय जी के बेटे हैं। हाँ, हाँ, ये पढ़िए जरा उपाध्याय उनका हैं। पूरा नाम। जी जी जी, एक मिनट रुकिए, मैंने उसको निकाल के रखा था, मैंने बंद कर दिया था चूंकि। देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। तो ये सवाल ये उठता है कि जब हाँ, इनका जो पूरा नाम है विवाह आशुतोष पांडे उर्फ अश्विनी पुत्र। मैं कह रहा था पुत्र सर फंस जाओगे। और सुनिए लेकिन एक मिनट, उसके बाद एक हाँ नहीं मिनट, सर, हम पुत्र लोग अश्विनी, बहुत रिसर्च पुत्र करके राजेंद्र सिंह, पुत्र राजेंद्र सिंह लिखा है। या अब राजेंद्र सिंह का देखिए, बेटा पांडे कैसे हो गया बताइए मुझे। हाँ नहीं, जैसे ये जो वायरल हुआ है, देखिए ये वायरल जो हुआ है इसमें यही लिखा है। मिस्टेक है, वो मिस्टेक है सर, वो प्रिंटिंग मिस्टेक को आप मुद्दा नहीं बना सकते हो। वो कोर्ट मैं में भी जो मुद्दा, अरे प्रिंटिंग मैं मुद्दा मिस्टेक नहीं, है मुझे वो तो मान्य नाम जाती है। पढ़ने बोला, नहीं मेरा नहीं, खुद ध्यान अभी गया है। आपकी हाँ, आपकी बात मेरा नहीं तो कर खुद रहा हूँ ध्यान मैं, अभी गया है। आलोक सर की बात कर रहा हूँ। आलोक सर जो नैरेटिव एक बनाना चाह रहे थे, वो मैंने कहा कि तो मत भाई जो करो। विवाह देखिए भाई आज जिसमें राजनीति ठीक नहीं है। जी नहीं तो भाई सवाल ये उठता है कि हाँ, जो भी योगी जी बताइए। पे सवाल उठाएगा, हाँ, तो योगी जी का इसमें कहाँ से सम्मिलित आप कर नहीं रहे हैं? माघ योगी जी ने मेले क्या, में, माघ ये में आशुतोष ब्रह्मचारी जी जो हैं वो क्या भाजपा के आदमी हैं? योगी जी भाई के व्यक्ति हैं वो क्या? किस अधिकार से कह रहे हैं कि फिर वो क्या? अखिलेश यादव को और वो डिप्टी सीएम को क्यों घसीट रहे हैं? अरे तो अब अभी गुप्तेश्वरानंद जी जो उनका हैं वो क्या, वो उनका तो अखिलेश उनका यादव जो के व्यक्ति हैं क्या? जो नहीं वो नहीं योगी अखिलेश जी के ऊपर सर ये ऐसे नहीं नहीं कनेक्शन नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं भाई मैं वही तो मैं कह उनका रहा, टोन ऐसे कनेक्शन मत जोड़िए। ऐसे मत जोड़िए कि अगर उन्होंने ये कह दिया तो वो इनके आदमी हो गए उनके। मैं कह रहा हूँ आज राजनीति से थोड़ा सा, क्योंकि आपकी डिबेट मैं फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो आपका सिस्टम बिगड़ जाएगा अगर आप राजनीति पे कर लोगे। मैं कह रहा हूँ कि ये आज चिंता का विषय है कि हमारे शंकराचार्य जी के ऊपर जिस तरीके से ये काम हो रहा है वो बहुत गलत है और निंदनीय है। और इसकी कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है। तो इसके विरोध में आज हमको कम से कम बोलना चाहिए, क्योंकि आज की ये अब ये घटना सुन है। लीजिए, अब मैं कॉपीराइट छोड़ ही देता हूँ, मैं सुना ही दे रहा हूँ आपको क्या बोला उन्होंने। जी जी पंचम तट पर एक 25 महल बनाया गया है, स्विमिंग पूल है, हम दिखाएंगे वहां पर। शंकराचार्य भी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण आरोप के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने शनिवार को सुनवाई की। स्पेशल जज ने अभी मुक्तेश्वरानंद समेत कई आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने अभी मुक्तेश्वरानंद के शिविर में नाबालिगों से यौन शोषण समेत कई आरोपों की शिकायत की थी। और आसाराम के भी बाबा ये है, और मैं तो यहाँ से विद्यामत आज पैदल यात्रा कुछ करूंगा एफआईआर दर्ज होते ही साथ। अखिलेश जी आइए ना, देखिए वहां पर आकर, आप बहुत पक्ष ले रहे थे, डिप्टी सीएम आइए, आपकी कॉल डिटेल, आपकी सारी जांच अभी होगी कि आपने कितने बार अभी मुक्तेश्वरानंद को धरने के लिए पता। अब देखिए, हाँ, अब आप देखिए बोलिए कि ये राजनीति कौन ब्रह्मचारी, कर रहा है और ये किसके लिए खेल रहे हैं? मैं बता देता हूँ। उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लिया और उन्होंने लिया डिप्टी सीएम का। डिप्टी सीएम का क्यों लिया? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम हैं वो एक बटकों के पैर पूजन और उनका सम्मान कर रहे हैं, और दूसरे कह रहे हैं कि वो जो कांड हुआ वो गलत हुआ। तो आप क्या बताएंगे, ये भाजपा के आदमी है कि ये सपा के आदमी है? नहीं क्या भाई, ये किसी भी दल के नहीं है ना, क्योंकि नहीं इन्होंने भाजपा को भी घसीट लिया, इन्होंने योगी सपा को जी, भी घसीट लिया। योगी जी ने कहा विधानसभा में, हाँ, क्या बोला क्या कि बोला? कोई भी आदमी अपने नाम के आगे में शंकराचार्य लगा देगा तो शंकराचार्य तो नहीं ये बन जाएगा। ये गलत बात है क्या? आप बताइए, और कोई क्या भी क्या अपने बोले नाम वो? के आगे लिख लेगा। उन्होंने बताइए बोला क्या कि बोले? वो उस रास्ते से जाना चाह रहे थे जिस रास्ते से 4 करोड़ जनता स्नान करके निकल रही थी। हाँ, ठीक है। योगी क्या जी ने गलत जो क्या बोला? मेरे पास जो सूचना है कि मोहन ठीक बात भागवत है। जी ने कहा, जो हाँ, मेरी सूचना क्या? सही है गलत मुझे नहीं, सोशल मीडिया पे चल रहा है, किसी ने लिखा है। मैं बता दूंगा आपकी सूचना के बारे में, आप अपनी सूचना नहीं बताइए। ये जो सोशल मीडिया पे एक सज्जन ने लिखा था कि सोशल मीडिया मत मारिए, मत कोट करिए सर। सुनिए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। जो आए थे, सोशल सुनिए, मीडिया पे बहुत सारी चीजें हैं, अरे मैं मेरी बात आपको तो सुन दिखाऊं। लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। उनका कहना ये था कि भागवत जी ने कहा कि आप सार्वजनिक रूप से शंकराचार्य जी से माफी मांग लीजिए। अच्छा, ये योगी उनके जी ने सामने मना, बात हुई है जिन्होंने लिखा है। नहीं भाई अब आप देखिए, सोचिए, हाँ, अब योगी जी सुनिए, की और भागवत अब जी मेरी की बात, जो मुलाकात है वो उन सज्जन के सामने हो रही थी। मतलब नहीं मेरी बात तो अब सुनिए, छोड़ दीजिए वो। नहीं हाँ, मेरी बात तो सुनिए। और ये मुलाकात रात को होती है, फिर अगले दिन सुबह शंकराचार्य से मिलने के पहले
बटुकों को बुलाया जाता है हम्म, और बटुकों का आदर सम्मान किया जाता है। हम्म। तो योगी और जी से कहा और उसका फॉलो करा डिप्टी अब भाई सीएम ने। सिंपल सी बात यह है कि इस अच्छा भाजपा सर, की राज में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कोई क्या? ब्राह्मण पीड़ित होगा तो उसके यहाँ योगी जी नहीं जाएंगे, उसके यहाँ जाएंगे ब्रजेश पाठक। हाँ, जो ओबीसी समाज का कुछ मामला होगा तो केशव जी जाएंगे। ये तो दिख ठीक रहा है। है ना, दिख रहा है अच्छा, ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। नहीं हाँ, तो इसमें क्या बुराई क्या है, मतलब इसमें? अरे क्यों बुराई नहीं कर अगर रहे? आप हमारे उत्तर प्रदेश समाज के का कोई मुख्यमंत्री व्यक्ति है, आशीष जी मेरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश के मुखिया कौन है? हम मुखिया इस समय योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो योगी आदित्यनाथ को जाना चाहिए था ना। नहीं, कानपुर ये में हम जो नहीं माँ, डिसाइड करेंगे सुनिए ना सुनिए, सर। कानपुर ये में जो माँ बेटी एक दुर्घटना में किस तरह से ठीक चली बात, गई, क्योंकि वो सब यूट्यूब बोलने को बिल्कुल हमको अलाउ नहीं करता। ठीक बात है। उससे योगी जी ने उस पीड़ित परिवार से क्यों नहीं बात की? नहीं, ये क्यों हम नहीं ब्रजेश डिसाइड पाठ करेंगे ना। क्यों ब्रजेश ये भाई, तो यही बात है कि सर, ये यही अब आप बीजेपी का बताओ, यही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम और आप बताएंगे कि आप ये करो, ये ना करो। उनकी वो अपनी सरकार चलाने की शैली है, उस पर हमें टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है। वो उनसे कौन कौन क्या मिलता है, किससे कौन मिलेगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? हम आप थोड़ी अच्छा डिसाइड करेंगे। अब चूंकि अब एक एक सवाल अंत में ये है कि जी, देखिए, आप दुखी हैं, विवेक जी दुखी हैं, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगा कि जिस तरह से मैं एक पत्रकार के रूप से बोल रहा हूं जी, कि सांच को आंच नहीं। बिल्कुल आपके साथ स्वामी हैं। जी ने स्वामी अमृतेश्वरानंद ने कहा कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच कराई जाए। ये बिल्कुल मामला जांच एकदम कराई झूठा जाए, है। और ईश्वर करे कि हमारे जगत गुरु साफ बिल्कुल वहां से निकले और ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा हो जिन्होंने ऐसी षड्यंत्र रचने की हिम्मत करी, और ईश्वर उनको माफ नहीं करेगा। मेरा श्राप है उन लोगों के लिए, एक ब्राह्मण होने के नाते, अरे जनेऊधारी भाई साहब, ब्राह्मण। आशीष जी बड़ा श्राप दे रहे हैं। एक आप श्राप दे रहे हैं, उसके 2 दिन पहले हमारे उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि जिन लोगों ने भी किया उनको बहुत पाप भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल अरे बिल्कुल पड़ेगा अरे सर। भाई, हम आप तो सनातन के सरकार लिए के, ना बोल पाए तो बेकार है, मेरी फिर बात सुनिए, बेकार है। आप तो सरकार के हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसकी सरकार में अपमान हुआ खुद इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? नहीं नहीं नहीं, जो ऐसा देखिए सर, नहीं, ये जो सवाल ये आप उठता एक नहीं, जब चीज आप तो आपके हाथ में कानून व्यवस्था नहीं है तो आप यही कहेंगे ना कि इसका श्राप लगेगा। बिल्कुल। लेकिन जो आदमी खुद उस व्यवस्था का हिस्सा है, जो कानून व्यवस्था संभाल रही है, एक सवाल विवेक जी आपसे पूछना है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस मामले में ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है कोर्ट के आदेश पर, उसमें अमृतेश्वरन की गिरफ्तारी तो तय है और बहुत दिनों तक जेल में रहना पड़ेगा। आप इसका तकनीकी पक्ष समझा दीजिए। अंत में बस यही जानना चाहता हूँ। देखिए, इसमें 2 बातें हो सकती हैं। जहां तक अनुभव देखा गया है इसका, सरकार की कार्यप्रणाली का, कि ये सरकार आनन-फानन में जब एफआईआर करेगी तो रात के समय ही ज्यादातर गिरफ्तारियां करती है इस तरह के मामलों में। चूंकि पूर्व में अमिताभ ठाकुर जी की बात करिए, चाहे मनोज यादव जी की बात करिए, सारी गिरफ्तारियों का जो प्रारूप था वो लगभग एक जैसा था। पहले अपहरण किया जाता है, फिर उसको गिरफ्तारी दिखा दी जाती है। अभी तक तो जो कार्यप्रणाली आई प्रशासन की, वो इसी प्रकार से सामने आई। कोई बड़ी बात नहीं कि आदरणीय मुक्तेश्वरानंद जी महाराज पे आनन फानन में रांची में एफआईआर भी हो गई हो सकता है हम चर्चा कर रहे हैं एफआईआर हो गई हो, पुलिस निकल भी चुकी हो, और रांची में उनको हो सकता है कि गिरफ्तार करने का प्रयास भी किया जाए। लेकिन आप अगर कह इसको रहे देखा जाए, हाँ, ये सरकार की बात है, एक प्रशासन की बात है। लेकिन आदरणीय मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के पास अभी इसके विधिक पक्ष के रूप में बचाव के लिए एंटीसिपेटरी बेल लेने की प्रक्रिया वो कर सकते हैं। अरेस्ट स्टे की प्रक्रिया के लिए वो जा सकते हैं। 482 एफआईआर क्वेश्चनिंग में वो हाईकोर्ट में मूव कर सकते हैं। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि उनके पास सक्षम वकीलों की एक पूरी फौज है, और उनके अधिवक्तागण जो हैं, सम्मानित अधिवक्तागण पीएन मिश्रा सर जैसे बड़े अधिवक्ता, वो लोग पहले से ही इसकी तैयारी कर चुके होंगे, क्योंकि उनको पता है कि प्रशासन पे भरोसा करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो मुझे लगता है कि यकीनन कल परसों तक इस मामले में, चूंकि देखिए आदरणीय शंकरा अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने मीडिया के सामने ये बात कही है कि इसकी जांच जल्दी से जल्दी हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको लाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोई अपराधी नहीं जो अपने मुकदमे स्वयं वापस लूंगा। वो जांच को फेस करने के लिए तैयार है। तो पुलिस ये नहीं कह सकती कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। एक बात। मैं दूसरी बात, इस मामले में मैं बता दूं दर्शकों को कि व्यक्तिगत रूप से मेरी राय ये है कि अमृतेश्वरानंद जी ने वो हिम्मत दिखाई जो योगी जी नहीं दिखा पाए। जायज बात है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। देखिए, ऐसा 2 बातें होती हैं। जब धर्म ध्वजा को लेकर के कोई ध्वजवाहक धर्म युद्ध में लड़ता है, धर्म युद्ध के रण क्षेत्र में उतरता है,
तो उसे परिणाम की चिंता नहीं होती है। लेकिन जब कोई सत्ता लोभी लोलुपता में अपने मंतव्यों को विलीन कर देता है तो उसको हर वक्त परिणाम की बड़ी चिंता रहती है, और उसी परिणाम की चिंता से ग्रसित होकर के मुझे लगता है कि आदरणीय मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य भगवान के ऊपर इस तरह के कृत्य को करने का प्रयास किया गया है। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उनके पास एक सक्षम अधिवक्ताओं की फौज है। हो सकता है कि 482 एफआईआर क्वैशिंग में या तो इनके एंटीसिपेटरी के लिए कल मूव कर देंगे उनके अधिवक्ता, और यकीनन इनको विजय मिलेगी, क्योंकि मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने स्वयं फेस करने की बात की है, जांच करने की बात की है, और उन्होंने कहा है कि सबूतों का पर्थ दर पर्थ एक एक सबूतों को सबके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो ये नहीं कह सकते कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हो, तो चाहते हैं कि जांच हो, और जांच होने के साथ जो आरोपी है, जिसने पीड़ित ने, जिसने वादी ने दर्ज कराई है एफआईआर, उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसकी भी सीडीआर सार्वजनिक होनी चाहिए। जो अभी वो चैलेंज कर रहे थे ना फोन अभी बैठ करके मंच पे, अब आदरणीय अखिलेश जी को और डिप्टी सीएम साहब का नाम जो उन्होंने लिया, जिस तरीके से, मैं कहता हूं कि पुलिस को इनकी भी जांच करनी चाहिए कि किन लोगों के साथ इनके संबंध थे, किन के कहनों पे इन्होंने जिस दिन ये शिकायत दर्ज कराई उसके 24 घंटे पहले तक किनके कहने पे इस तरह के षड्यंत्र को रचा गया, पूरे प्रारूप को तय किया गया, किन लोगों की सहभागिता है, सभी की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए भाई साहब, जांच की अगर आप बात करें तो लोग कहते हैं कोडीन मामले में जांच हो रही है, वो सब देख रहे हैं। जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से कराए तब तो समझ में आता, नहीं तो सरकार जब जांच कराती है तो वो सर देश के शंकराचार्य और शंकराचार्य पीठ के सम्मान की बात है। मुझे लगता है कि इसमें हाईकोर्ट चाहे तो स्वतः संज्ञान लेकर इंटरवीन भी कर सकता है, उसके पास सक्षम पावर है। अगर नहीं तो मैं आपके मंच से निवेदन करूंगा उनके आदरणीय अधिवक्ता से, चूंकि मुझे सभी सीनियर होंगे, लेकिन मेरा निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से एफआईआर क्वैशिंग इसमें फाइल किया जाए, क्योंकि जो मैनिपुलेशन ऑफ उनका स्टेटमेंट है बच्चों का, 2 जो एफिडेविट आए हैं वो काफी है, वो ग्राउंड काफी अरेस्ट भी होगा, और इसमें डेफिनेटली चार्जशीट आने तक के लिए पूरा समय देगी, और इसमें बल्कि एक एसआईटी गठित करनी चाहिए जो हाईकोर्ट के निर्देशन में, दिशा निर्देशन में बाकायदा जांच करे और सीधी रिपोर्ट हाईकोर्ट को फाइल करे। वो मैं आपके मन से ये मांग करता हूं कि हाईकोर्ट, क्योंकि ये देश के सम्मान का विषय है, अब ये किसी पीठ का नहीं, ये देश के सम्मान का विषय है। 4 पीठ के 4 शंकराचार्य इस देश की धर्म ध्वजा वाहक है। अगर इस देश में सनातन की बात होगी, सरकार धर्म की बात करती है, तो मुझे लगता है, क्योंकि 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं मोदी जी और अमित शाह जी के ओबीसी, एससी और पिछड़े वर्ग को लेकर बहुत तेजी से बयान आगे आ रहे हैं। चूंकि सवर्णों को इस्तेमाल करके छोड़ चुके हैं, वो 64% की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जिस प्रकार के मंतव्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, सवर्णों को उन्होंने इस्तेमाल करके छोड़ दिया। अब आशीष भाई इस बात को स्वीकार करें ना करें, चूंकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जाएगा, लेकिन जितना मैंने होमवर्क किया कैलकुलेट करके पूरा, ये बात तय है अब वो लड़ाई लड़ रहे हैं केवल 64-65% की, क्योंकि मुस्लिम उन्हें वोट नहीं देता। 80 बनाम 90, 80 बनाम 20 में मुस्लिम को हटा दीजिए, 64-65% बचते हैं एससी ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोग, जिसमें कि वो 17-18% का डैमेज उनको बर्दाश्त है। वो सवर्णों को छोड़ देंगे चलेगा, उनको 7.5-8% सवर्ण भी नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन अब उनको अगर सत्ता में वापसी चाहिए तो जो शंकराचार्य भगवान के साथ करते हुआ है, और लगातार वो संदेश ब्राह्मणों को ही दे रही है भाजपा। चाहे आप अगर देखिए बैठक की बात करिए, नोटिस की बात, उसमें तो 4 बैठकें हो गई, लोध समाज की हुई, कुर्मी समाज की हुई, ब्राह्मण समाज की हुई, उसी दिन अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक थी जिस दिन नोटिस जारी हुई, लेकिन नोटिस केवल और केवल ब्राह्मण समाज को मिली, जबकि उसके पहले कुटुंब की बैठक हो चुकी थी। तो मंतव्य बड़ा स्पष्ट है। उसके बाद यूजीसी आया, यूजीसी के प्रकरण में भी देखिए, आज मोदी जी का एक बयान बहुत बड़े मीडिया ने चलाया है कि देश के संसाधनों पे पहला हक ओबीसी पिछड़े वर्ग का है। भाई पीडीए से लड़ना है तो आप सीधे मैदान में आइए, सवर्णों को क्यों टारगेट कर रहे हैं आप? सवर्णों के जो नेतृत्व करता है उनको टारगेट कर रहे हैं आप। सनातन पे प्रहार करने की क्या आवश्यकता है? राजनीति से राजनीति की तलवार लड़ाइए ना। आप धर्म के माध्यम से क्यों आना चाह रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती, सभी जानते हैं। हम धर्म को आधार नहीं बनाते अपनी राजनीति का, लेकिन जिस तरह से सनातन पे प्रहार हो रहा है, देखिए यहाँ बात बांटने की हो रही है, ये हिंदू की बात करते करते हिंदुओं को बांट रहे हैं। मैंने आशीष, चलिए सर, आपने और आशीष जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और आप दोनों लोगों की काफी दुखी लग रहे हैं शंकराचार्य जी के ऊपर लगे आरोप से। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह से शंकराचार्य जी का रिएक्शन देखने को मिला, उनको पता है कि जो योगी होता है, जो सच्चा योगी होता है, उसको ना आलोचना से फर्क पड़ता है, ना प्रशंसा से फर्क पड़ता है। वो शिव के भक्त हैं, शिव में लीन है, और जो शंकर में लीन है उसको इन सांसारिक आरोपों से और प्रशंसाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।